दोस्तों, क्या आप अपने पार्टनर के साथ रोज़-रोज़ की लड़ाई से तंग आ चुके हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी मौजू पर है कि वो कौन से 5 तरीके हैं जिन पर अमल दरामद करके आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो, उसकी बुनियाद एतमाद होती है। अगर वो एतमाद टूट जाए, तो उस रिलेशनशिप की बुनियाद खोखली हो जाती है। ये एतमाद कब टूटता है? जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से किसी चीज़ के मुतालिक झूठ बोले, अपने पार्टनर को किसी मुतालिक धोखे में रखते हुए अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले ले, या फिर अपने पार्टनर के अलावा किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जाए। जब भी कोई इंसान ऐसा करेगा, तो उसके पार्टनर को गुस्सा महसूस होगा, वो इनसिक्योर फील करेगा और उसको अफसोस होगा कि वो क्यों इस रिलेशनशिप में आया। मगर ऐसा नहीं है कि इसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। चंद एक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके इसको बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले, जिस इंसान ने धोखा किया है उसको इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि उससे गलती हुई है और उसने जाने या अनजाने में आके अपने पार्टनर के साथ धोखा किया है। फिर उसके बाद उसको अपने पार्टनर के साथ सिंसेरली माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई इंसान अपने पार्टनर से अपनी गलती पर माफ़ी नहीं मांगेगा, तो वो उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकेगा। लिहाजा माफ़ी मांगिए और उसके बाद अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझिए, क्योंकि जब तक आप सामने वाले इंसान की फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, तो आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि वो किन इनसिक्योरिटीज़ का शिकार है। और जब तक आप उन इनसिक्योरिटीज़ को नहीं जांचेंगे, तो आप उसके लिए एक बेहतरीन लाहा अमल तैयार नहीं कर सकेंगे, और अगर आप वो लाहा अमल तैयार नहीं करेंगे, तो रिलेशनशिप में कभी भी बेहतरी नहीं आ सकेगी। इसके बाद ट्रस्ट को फ़ौरन से रीबिल्ड नहीं किया जा सकता, ये ग्रेजुअली रीबिल्ड होगा। तो इसको एक ऐसा प्रोसेस मत समझिए कि ओवर द नाइट जिस तरह पहले सब कुछ था वो यकीनन एक दो दिन में ही ठीक हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक आहिस्ता लेकर चलने वाला प्रोसेस है। तो अगर आप एक दूसरे के ऊपर दोबारा एतमाद करना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए जितने भी पॉइंट्स आपको समझाए गए हैं उन पर अमल करें और आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट को रीगेन करने की कोशिश करें, छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू। तब ही जाकर आप एक दूसरे के ऊपर दोबारा एतमाद बहाल कर पाएंगे। और इसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि अभी भी मसला बरकरार है, तो फिर प्रोफेशनल हेल्प जैसे कि किसी माहिर काउंसलर या किसी थेरेपिस्ट के पास जाकर उससे हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब तक हम हेल्प नहीं लेंगे तो हम उस मसले से बेहतर अंदाज में नहीं निपट सकेंगे। फिर दूसरा बड़ा इशू जो रिलेशनशिप को तोड़ता है, वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जब कोई इंसान किसी इंसान से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होता है, तो क्योंकि वो एक दूसरे की साथ फिज़िकल इंटीमेसी को मिस कर रहे होते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ जब बातचीत करते हैं, तो वो बात उस अंदाज में दूसरे तक नहीं पहुंच पाती जिस अंदाज में वो कहना चाह रहे होते हैं। या वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगी या वो कॉल की फॉर्म में होगी। तो जब सामने वाला इंसान हमारे सामने मौजूद ना हो और हम उससे कम्युनिकेट करें, तो हम ना उसके एक्सप्रेशंस को समझ पाएंगे, ना हम उससे की गई बात को समझ पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और बहुत से लोग फिर उन चीज़ों को सर्च करते हैं कि कैसे उसको फिक्स करें। और जब दो लोग लॉन्ग रिलेशनशिप में हों, बहुत अरसे से हों, और फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, तो उससे क्या होता है कि जब तक आप रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, यानी कोई ऐसा काम जो मिलजुल के नहीं करेंगे, यानी दो लोग अगर इकट्ठे हैं, तो वो हो सकता है मिल के घर का खाना बनाते हों, घर के सफाई करते हों, या कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो दोनों को पसंद हो वो एक साथ करते हैं। तो जब तक आप वो शेयर्ड एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स वो जो गुर्बत है वो जस्ट सोशल मीडिया या वो बस कॉल की हद तक रह जाएगी, और उससे डिप्रेशन ही होगा। तो इससे निपटने के लिए भी चंद एक टिप्स हैं जिन पे अमल करके इस पर काबू पाया जा सकता है। तो सबसे पहले, जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पार्टनर को लेके, वो ज़रूर उसके साथ कम्युनिकेट करें। ये वो चीज़ें जो बहुत से लोग मिस करते हैं, वो सही तरीके से अपनी नीड्स और अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और फिर बाद में गिला और शिकवा करते हैं कि उनके पार्टनर ने उनको उस तरह से डील और ट्रीट नहीं किया जैसे वो चाहते होते हैं। फिर चीज़ों को फ्रेश और एक्साइटिंग रखें, यानी फ्रेश और एक्साइटिंग से मुराद ये है कि अगर एक चीज़, एक लम्हा, एक मोमेंट आपके पास आज एंजॉय करने का है, तो उसको एंजॉय कीजिए अपने पार्टनर के साथ।
ये नहीं कि उसको आप आपसे 4 दिन बाद के लिए प्लान करके रखें। और ज़िंदगी में वैरायटी लेके आएँ। एक ही काम बार बार करके इंसान बोर हो जाता है। तो चीज़ों में वैरायटी लाने से क्या होता है कि कई बार रिलेशनशिप जो है उसमें एक स्पार्क सा पैदा हो जाता है, और वो रिलेशनशिप जो पहले डेड महसूस हो रहा होता है वो ज़्यादा अरसा तक चलता है। फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे पर एतमाद रखिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, और वो प्रैक्टिकल तमाम इकदाम उठाएं कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ख़त्म हो के एक रियल लाइफ रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का अल्टीमेट हल सिर्फ रियल लाइफ का रिलेशनशिप ही है। जब तक दो लोग एक दूसरे के साथ आकर नहीं रहते, तब तक उनका रिलेशनशिप पूरी तरह से टेस्ट नहीं होता, और जब तक वो टेस्ट नहीं होता तो सोशल मीडिया पर या बग़ैर किसी भी और ज़रिए से राब्ते में रहने के ये बेहतर नहीं है। तो बेहतर यह है कि दो लोग साथ रहें, तो फिर उनका रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर अंदाज में पनपता है। और इस चीज़ के ऊपर एफर्ट करें कि वो तमाम स्टेप्स, वो तमाम इकदाम उठाए जाएं जिनकी बेस पे रिलेशनशिप हकीकत में कन्वर्ट हो। फिर अगेन अगर आपको लगे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए डिप्रेशन या सर दर्द का बायस बन रहा है, तो फिर अगेन प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। फिर अगला इशू जो बहुत से लोग फेस करते हैं वो है कि साथ रहते हुए भी मसाइल दरपेश आते हैं। ऐसा नहीं है कि दो लोग साथ रह रहे हैं तो उनके दरमियान हर चीज़ परफेक्ट होगी। यानी जब दो लोग एक दूसरे के साथ एक स्पेस शेयर करते हैं, तो पहले जहाँ एक इंसान रह रहा होता है अब वह दो इंसान रहते हैं। तो दो इंसान जब रहेंगे तो पहले जब एक इंसान की मर्ज़ी चलती थी, अब वहाँ दो इंसानों की मर्ज़ी चलेगी। अगर पहले वाला इंसान सोफ़े के ऊपर बैठने का कायल था, तो हो सकता है दूसरा इंसान सोफ़े पर लेटने का कायल हो। तो इस तरह स्पेस शेयरिंग में मसाइल पेश आते हैं। और उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जब दो लोग साथ रहते हैं तो उनके ऊपर पड़ती हैं, और वो पहले जिस तरह सोशल मीडिया या दीगर रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते थे, तो जिम्मेदारियां आने के बाद हो सकता है वो इस तरह एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व ना हो पाए। और उनके दरमियान फाइनेंसिस यानी पैसे और माली मामलात को लेकर भी परेशानियां आ सकती हैं। तो क्योंकि हर इंसान की हैबिट डिफरेंट है, उसकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं, तो ये इशू अक्सर लोगों को फेस करना पड़ता है। और जब ऐसा इशू फेस करना पड़ा तो इसका ये मतलब नहीं है कि इससे निकला नहीं जा सकता। इससे निकलने के लिए दोनों लोगों को चाहिए कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें, और उनकी जो पर्सनल स्पेस है उसकी रिस्पेक्ट करें, और उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। ना कि उनको ताने देना शुरू कर दें कि सामने वाले को इंसान कहे कि आपकी तो ये आदत अच्छी ही नहीं है और मुझे नहीं पसंद। बजाय इसके कि किसी को उस चीज़ के ऊपर बुरा भला कहा जाए, रिस्पेक्ट से और एक दूसरे में की प्राइवेसी और स्पेस को इज़्ज़त देते हुए उस मामले को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। फिर अगर कोई कंसर्न हो भी सही तो आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, और अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपने कंसर्न्स भी बताने चाहिए इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। और जो डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर फिर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, क्योंकि रिलेशनशिप कोई भी हो वो 100% परफेक्ट नहीं होता। उसमें कुछ कंप्रोमाइज़ ज़रूर करने पड़ते हैं इंसान को अपनी पर्सनल चॉइसेस और प्रेफरेंसेस के ऊपर। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप 90% कंप्रोमाइज़ करें और हैप्पीनेस को ही कंप्रोमाइज़ कर दें। अगर आप अपनी खुशी को ही रिश्ते में कंप्रोमाइज़ कर देंगे तो ऐसा रिलेशनशिप नहीं चल सकता। तो अपने कंसर्न ज़रूर बताएं, बट छोटे मोटे डिफरेंसेस के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। और अगेन चीज़ों को एक्साइटिंग और फ्रेश रखना चाहिए। और इस मामले में भी अगर दो लोग किसी एक नतीजे पर ना पहुंच सकें तो उनको प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। फिर अगला रिलेशनशिप में जो कॉमन इशू है लोग फेस करते हैं और उसका हल ढूंढ रहे होते हैं, वो लैक ऑफ पैशन का है। यानी शुरू में तो कोई भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा अर्सा गुजरने के बाद उसमें मसाइल और परेशानियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और जब दो लोग एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं तो उन्हें वो बोर हो जाते हैं, उन्हें स्ट्रेस महसूस होना शुरू हो जाता है, और वो एक दूसरे से डिससेटिस्फेक्शन की फेज़ में चले जाते हैं, और उन्हें ये लगता है कि अब तो उन्हें शायद एक दूसरे के साथ पहली जैसी मोहब्बत नहीं रही, और या वो अपने पार्टनर के लिए अब अनअट्रैक्टिव हो गया। तो जब ऐसा फेज़ आए तो अगेन दोनों लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए। अपने कंसर्न्स और अपनी जो उम्मीदें हैं वो सामने वाले को बतानी चाहिए कि वो अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं और कैसे वो बेहतर कर सकते हैं। जैसे अगर एक शख्स दूसरे से चाहता है कि उसका पार्टनर वर्जिश करे और वो ताकि बेहतर तौर पर फिट रहे और वो उसको अट्रैक्टिव लगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी ये विश या अपनी ये ख्वाहिश अपने पार्टनर को बतानी चाहिए, ताकि वो उस पर अमल दरामद करे और रिलेशनशिप में वो जो चीज़ लैक कर रहे हैं फिटनेस वाली, वो वापस आ जाए और दो लोग हैं खुश हो जाएं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन से काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। और अगेन ट्रस्ट करें एक दूसरे पर, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और
बातचीत जब तक आप नहीं करेंगे तो कोई भी मसला उसका हल नहीं निकल सकता, और अगर इस बातचीत में दुश्वारी पेश आए तो फिर किसी काउंसलर या किसी माहिर से रब्ता ज़रूर करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तकरीबन हर रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर अफेक्ट करता है, और वो आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है कंस्ट्रक्टिव हों, हो सकता है वो डिस्ट्रक्टिव हों, हो सकता है वो रिस्पेक्टफुल हो सकता है वो डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है उनमें कोई रैशनल हो, और हो सकता है कि वो अब्यूज़िव कॉन्टेक्स्ट में कहे गए हों। तो जब भी किसी किस्म का आर्गूमेंट किया जाता है तो उसके रिलेशनशिप पे बहुत गहरे असरात पड़ते हैं। तो इस मसले से निपटने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि दोनों लोगों को कि वो क्रिटिसिज्म ना करें, एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करें, और कोई भी चीज़ अगर उनके बीच में डिस्कशन में आ गई तो उसमें डिफेंसिव माइंडसेट ना अपनाएं, बल्कि एक इत्तेदाल के साथ बात करें। और स्टोन वॉलिंग से मुराद ये है कि दो लोग कभी भी इस तरह का रवैया ना अपना लें कि एक पार्टनर को लगने लगे कि वो दीवार में सर मार रहा है और सामने वाले उसकी बात को जो है वो बिल्कुल भी वैल्यू और अहमियत नहीं दे रहा। तो इसके बदले में क्या करना चाहिए कि एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, और जो भी बात की जाए उसका एक रैशनल, उसका एक तनासुब, एक उसका कोई लॉजिक, कोई वजह होनी चाहिए, और उस बात करने के बाद मसले का हल निकलना चाहिए, ना कि मसले के अंदर ही मज़ीद हम उलझते हुए रह जाएं। फिर अक्सर लोग जब आर्ग्यूमेंट्स में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं तो वो तुमने ये किया, तुमने ये मसला पैदा किया, तुमने ये चीज़ ख़राब की, इस तरह की बातें करते हैं जिससे रिलेशनशिप मज़ीद ख़राब होता है। बजाय इसके कि आप सामने वाले को ब्लेम दें, आप यूज़ आई स्टेटमेंट्स, यानी ऐसी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक दूसरे के साथ बातचीत करें तो मसला बेहतर हल हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मिल के इकट्ठे बाहर खाना खाने जाएं तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम मिल के घर के काम करें तो हम इस घर के कामों वाले मसले से निकल सकते हैं। तो जब आप इस तरह अपने हिसाब से बात करके स्टेटमेंट्स को अपने पार्टनर तक कन्वे करेंगे तो वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगी। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि तुम घर का काम जल्दी ख़त्म करो तो फिर हम ये करेंगे, तो फिर मसला बढ़ जाएगा बजाय सॉल्व होने के। और फिर इस चीज़ के अंदर एक्टिवली अपने पार्टनर की चीज़ या उसकी बात को सुनना और समझना भी चाहिए। अक्सर लोग क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स के दौरान अपने पार्टनर की बात को समझते ही नहीं है, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो फिर पार्टनर को ये शिकायत होती है कि उसकी बात सुनी ही नहीं गई। फिर इस इशू से निकलने के लिए कई लोग आर्गुमेंट में ही फंसे रहते हैं और वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा हो चुका है और अब समझ नहीं आ रही कि रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए, तो बेहतर चीज़ ये होती है कि दो लोग बाहर जाएं, इकट्ठे बैठें, खाना खाएं, और मूड उससे क्या होगा, उनका लाइट हो जाएगा, और जिस इशू के ऊपर उनके बीच बहस और तकरार हो रही थी वो भी तब तक ठंडा हो चुका होगा, और वो फिर ठंडे मिजाज से उस इशू का हल निकाल सकेंगे। और अगर स्टिल इशू रिजॉल्व ना हो तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और फीडबैक में, कमेंट्स में आप हमें बताएं कि क्या आप भी इस किस्म के आर्गूमेंट्स या इस किस्म के रिलेशनशिप के इश्यूज़ का शिकार हैं। अगर हैं तो आप किन तरीक़ेकार को अडॉप्ट करते हुए उससे निकलते हैं। अल्लाह हाफिज़।